हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सीएससी में नहीं भरा जाएगा मैया योजना का फॉर्म, आदेश जारी। मैया सम्मान योजना का फॉर्म अब सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर में नहीं भरा जा सकेगा। राज्य सरकार ने सीएससी के साथ समझौता रद्द कर दिया है। ऐसे में महिलाओं के बीच ऊहापोह की स्थिति बन गई है। महिला बाल विकास विभाग की निदेशक समीरा एस के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद सीएससी के जरिए आवेदन लेने और उनके डिजिटलीकरण का काम बंद कर दिया गया है। अब सीएससी की सेवा की जरूरत नहीं है। नई व्यवस्था के बारे में अब तक सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। बताते चलें कि 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोली में मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम होना है। इसमें सीएम करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपये ट्रांसफर करेंगे। पेसा कानून को लागू करने की कवायद शुरू, विशेषज्ञ देंगे राय। राज्य सरकार ने पेसा कानून लागू करने की कवायद शुरू कर दी है। इस मसले पर विधि विशेषज्ञों से भी राय ली जा चुकी है। अब पंचायती राज विभाग इस पर विशेषज्ञों की राय लेंगे। इसके लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। इनमें रॉबर्ट मिंज, पूर्व आईएफएस अधिकारी एवं याचिकाकर्ता, और वॉल्टर कंडुलना, पेसा विशेषज्ञ एवं याचिकाकर्ता शामिल हैं। इसके अलावा प्रेमचंद मुर्मू, बुद्धिजीवी एवं याचिकाकर्ता, डॉक्टर रामचंद्र उरांव, कानूनविद, लक्ष्मी नारायण मुंडा, सक्रिय वक्ता एवं एक्टिविस्ट, कलावती खड़िया, पारंपरिक अगुआ, ग्लैडसन डुंगडुंग, सक्रिय शोधकर्ता, लेखक एवं प्रखर वक्ता, डॉक्टर जोसेफ बाड़ा, इतिहासकार, दुर्गावती ओडेया, पारंपरिक अगुआ, दीपक बाड़ा, फिल्म निर्माता, मेरी क्लोडिया सोरेंग, एक्टिविस्ट, और एलिन लकड़ा, एक्टिविस्ट को भी आमंत्रण दिया गया है। जेएसी अध्यक्ष का कार्यकाल 18 जनवरी तक। मैट्रिक, इंटर सहित अन्य परीक्षाओं पर मंडरा रहा खतरा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो का कार्यकाल 18 जनवरी को समाप्त होने वाला है। डॉक्टर अनिल के रिटायरमेंट के बाद जैक अध्यक्ष विहीन हो जाएगा। ऐसे में अगर राज्य सरकार इस तारीख तक जैक में नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करती है तो कई परीक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं। आगामी 8वीं, 9वीं, 10वीं यानी मैट्रिक, 11वीं, 12वीं यानी इंटर सहित अन्य परीक्षाएं निर्धारित समय पर नहीं हो सकेंगी। वहीं जैक का प्रशासनिक कामकाज भी बाधित होगा। जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो का कहना है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत उनका कार्यकाल तय है। अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति कब होगी। स्कूली शिक्षा मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि सरकार इस पर चर्चा कर रही है और जल्द ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि जैक अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। साथ ही बता दें कि जैक के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह और उपाध्यक्ष फूल सिंह का कार्यकाल 18 सितंबर 2021 को समाप्त हो गया था। इसके बाद दोनों पद 4 महीने तक खाली पड़े थे। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के हस्तक्षेप और व्यक्तिगत प्रयास से 18 जनवरी 2022 को यह पद भरे गए थे। रांची यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे डॉक्टर अनिल कुमार महतो को जैक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जबकि केसी कॉलेज बेडो के प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। सीएम हेमंत ने जयपाल सिंह मुंडा और सावित्रीबाई फुले को जयंती पर किया याद। सीएम हेमंत सोरेन ने जयपाल सिंह मुंडा और सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर याद किया। सीएम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि झारखंड की माटी के लाल संविधान सभा के सदस्य और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर शत शत नमन। हेमंत सोरेन ने आगे लिखा कि जयपाल सिंह मुंडा को सम्मान देते हुए अबुआ सरकार द्वारा ओवरसीज स्कॉलरशिप योजनाओं को चलाया जाता है, जिसमें वंचित समाज के युवा हर वर्ष विदेश में 100% स्कॉलरशिप के साथ उच्च शिक्षा लेते हैं।
हेमंत सोरेन ने दूसरे पोस्ट में लिखा कि देश की पहली महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर शत शत नमन। झारखंड की लाखों बेटियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़कर उनके सपनों को पंख देने का काम कर रही है अबुआ सरकार। अब नेटवर्क की खिचखिच नहीं, पीडीएस दुकानों में लगेंगे 4G पॉश मशीन, मंत्री ने किया ऐलान। अब पीडीएस दुकानों में नेटवर्क की खिचखिच नहीं होगी, सुदूर जगहों में भी आसानी से लाभुकों को राशन मिलेगा। राज्य के सभी पीडीएस दुकानों में अब 4G पॉश मशीनें लगाई जाएंगी। इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सीएम ने निर्देश दिया है कि सुदूर आदिवासी और पहाड़ियां जनजाति के बच्चों को प्रोटीनयुक्त दाल, चीनी और सोयाबीन उपलब्ध कराया जाए। इसे लेकर राज्य सरकार ने केंद्र को प्रोटीनयुक्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए पत्र भी भेजा है। एक्शन में मंत्री दीपिका, कहा अबुआ आवास की राशि वितरण में देरी होने पर अफसरों पर होगी कार्रवाई। अबुआ आवास योजना को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि इस योजना के लाभुकों को तीसरी किस्त की राशि वितरण सुनिश्चित की जाए। देर होने पर अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। राशि वितरण में देरी करने वाले अफसरों को चिन्हित करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही प्रतिदिन समीक्षा करने के साथ राशि वितरण की जिलावार रिपोर्ट भी मांगी है। बताते चलें कि अबुआ आवास योजना के तहत 20 लाख से अधिक आवास बनाए जाने हैं। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 3 लाख आवास निर्माण की मंजूरी दी गई है। इससे पहले वित्तीय वर्ष में 2 लाख आवास की मंजूरी दी गई थी। इसके लिए जिलों को लगभग 8 अरब की राशि आवंटित की गई है। हाईटेक होगी झारखंड की बिजली व्यवस्था, एसेट मैपिंग के साथ कंज्यूमर इंडेक्सिंग भी। झारखंड की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से हाईटेक होगी। इसके तहत एसेट की मैपिंग के साथ कंज्यूमर की इंडेक्सिंग भी की जाएगी। इस नए प्रोजेक्ट के तहत जीआईएस डेटाबेस के साथ एप्लीकेशन का निर्माण और अपग्रेडेशन भी शामिल है। यह पूरा प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा किया जाएगा। इसमें 2 साल तक क्रियान्वयन और 3 साल तक सुविधा प्रबंधन सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम के संचालन में उन्नत जीआईएस तकनीक का समावेश करना है। इस प्रोजेक्ट के लिए बिजली वितरण निगम ने रुद्राभिषेक इंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी आरईपीएल को नियुक्त किया है। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी आरडीएसएस का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त सस्ती बिजली की आपूर्ति करना है। बताते चलें कि क्या होगा काम और क्या होगा फायदा। फील्ड सर्वे कर विद्युत परिसंपत्तियों और उपभोक्ता संपत्तियों का मानचित्रण किया जाएगा। मौजूदा डेटा को क्लाउड प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया जाएगा। एंटरप्राइज ग्रेड जीआईएस सॉफ्टवेयर की तैनाती की जाएगी। वितरण नेटवर्क के लिए आधारभूत डेटा प्रणाली तैयार किया जाएगा। मीटर रीडिंग, बिलिंग और ऊर्जा लेखा जोखा में सुधार किया जाएगा। जेबीवीएनएल की बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण को आधुनिक और स्मार्ट नेटवर्क प्रबंधन तथा तकनीकी एकीकरण के माध्यम से उन्नत किया जाएगा। मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जाएगा। सटीक उपभोक्ता डेटा प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाएगा। बिजली कटौती को कम किया जाएगा। ऊर्जा हानि को न्यूनतम किया जाएगा और रियल टाइम निगरानी और तेज फॉल्ट का त्वरित समाधान किया जाएगा। झारखंड में 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का आगाज 5 जनवरी से। खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया थीम सॉन्ग लॉन्च। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का आगाज 5 जनवरी 2025 को होगा। रांची के मोरहाबादी और खेलगांव स्थित स्टेडियम में 2 फरवरी तक होने वाले इस नेशनल स्कूल गेम्स में देश के विभिन्न राज्यों की टीमें भाग लेंगी। राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता की तैयारी के बारे में राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने जानकारी दी। निदेशक ने बताया कि 5 जनवरी की शाम 4 बजे मोरहाबादी स्थित भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन द्वारा खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया जाएगा।
समारोह में मंत्री के अलावा विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह, खेल निदेशक संदीप कुमार समेत शिक्षा एवं खेल विभाग के अन्य पदाधिकारी और खेल संघों के पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं प्रतियोगिता को लेकर टीमों का रांची आना शुरू हो गया है। कल तक देश भर से 35 टीमें रांची पहुंच जाएंगी। उनके ठहरने और चिकित्सा सेवा की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। निदेशक शशि रंजन ने बताया कि व्यवस्था संभालने के लिए 17 समितियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन समितियों के कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2024 से 25 के अंतर्गत एथलेटिक्स, टेनिस, साइकिलिंग और हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन रांची में होगा। इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने रांची में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का थीम सॉन्ग खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया को शुक्रवार को लॉन्च किया। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के निर्देशानुसार बनी थीम सॉन्ग के बोल एम मोदस्सर ने लिखा है। वहीं इस गीत को संगीतकार रोहन देव पाठक ने अपने सुरों से सजाया है। थीम सॉन्ग के विजुअल में अब तक राज्य में आयोजित हुए राज्य स्तरीय खेलों, झारखंड प्रतियोगिता एवं राष्ट्रीय स्कूली खेल के दृश्य दिखाई देंगे। इधर इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए टीमों का आना शुरू हो गया है। जो टीमें रांची आई हैं उसमें तेलंगाना, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, CISSE, राजस्थान, विद्या भारती, DAV, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, केरल, दादर एंड नगर हवेली, दमन, बिहार, पंजाब, ओडिशा की टीमें शामिल हैं। रांची पहुंच रहे देश के विभिन्न राज्यों की टीमों का परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। लौटा पानी और झारखंड के ट्राइबल गमछे के साथ टीमों का अभिनंदन कर खिलाड़ियों को पुष्पमाला पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप, किसानों के साथ वादा खिलाफी का लगाया आरोप। झारखंड में इन दिनों किसानों से लैंप्स के माध्यम से निर्धारित सरकारी दर 2,400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद हो रही है। सरकार ने इसके लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। इन सबके बीच भाजपा ने धान क्रय की दर को लेकर सवाल उठाते हुए हेमंत सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी में किसानों को इंसाफ देने की मांग करते हुए कहा है कि पिछले 2 वर्षों के सुखाड़ के बाद राज्य में इस वर्ष धान की अच्छी फसल हुई है। किसानों को मेहनत का अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद राज्य सरकार से थी। हेमंत सरकार में शामिल दलों ने चुनाव से पूर्व 3,200 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन राज्य सरकार अपने वादे से पलट गई। आज राज्य में 2,500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीद और 100 रुपये बोनस के साथ 2,400 रुपये प्रति क्विंटल से खरीद हो रही है। राज्य सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि अभी तक पूरी तरह जिलों में धान क्रय केंद्र ही नहीं खोले गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने राज्य में अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हालत यह है कि वित्त मंत्री अपने क्षेत्र से धान क्रय केंद्र का बिना उद्घाटन किए ही बैरंग वापस लौटने को मजबूर हैं। राज्य में जहां केंद्र खुले भी हैं, उसमें कई स्थानों पर ताले लटके मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लक्ष्य का 15% धान भी अब तक नहीं खरीद सकी है। इसके साथ ही राज्य सरकार इसमें भी धान को गिला बताकर प्रति क्विंटल 10 से 15 किलो की कटौती कर रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार ने धान खरीदी की प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। राज्य सरकार की उदासीनता के कारण किसान दलाल और बिचौलियों के चंगुल में आने को मजबूर हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि किसान अपनी मेहनत से उपजाया फसल को 1,800 से 1,900 रुपये प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर हैं। बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दलाल बिचौलिए धान खरीद के लिए बाइक से गांव-गांव घूम रहे हैं। दलाल बिचौलिए सीधे ट्रक लेकर गांव तक पहुंच जा रहे हैं और किसानों से कम कीमत पर धान खरीद ले रहे हैं। शिबू सोरेन के वृहद झारखंड के सपने को पूरा करेगा। JMM पश्चिम बंगाल और ओडिशा के इन जिलों में शुरू होगा आंदोलन। झारखंड,
मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने वृहद झारखंड राज्य बनाने का सपना देखा था। झारखंड राज्य का गठन तो हुआ, पर उन्होंने जिस नए झारखंड की कल्पना की थी वह आज भी अधूरा है। अब इसी सपने को पूरा करने के लिए झामुमो आंदोलन शुरू करने वाला है। दरअसल शिबू सोरेन के प्रस्तावित झारखंड राज्य में बिहार के कई जिलों के साथ साथ पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तत्कालीन मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले शामिल थे। लेकिन जब साल 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत दक्षिण बिहार के जिलों को शामिल कर झारखंड को अलग राज्य बना दिया गया। ऐसे में झारखंड आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुड़मी बहुल जिलों के आदिवासियों को साथ लेकर वृहद झारखंड बनाने के गुरुजी का सपना अधूरा रह गया। झारखंड गठन के बाद जेएमएम सत्ता की राजनीति में इतना उलझ गया कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का वृहद झारखंड का सपना पीछे छूट गया। लेकिन अब जामुमो की ओर से अब साफ कर दिया गया है कि शिबू सोरेन के इस सपने को पार्टी भूला नहीं है। मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जेएमएम ने वृहद झारखंड का सपना नहीं छोड़ा है, बल्कि नई रणनीति के साथ अब पश्चिम बंगाल और ओडिशा के आदिवासी मूलवासी इलाकों में ऑटोनॉमस काउंसिल बनाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करेगी। जेएमएम नेता ने साफ लहजे में कहा कि जब ऑटोनॉमस काउंसिल की मांग पूरी होगी तो वृहद झारखंड का सपना भी पूरा होगा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जब हम अलग झारखंड राज्य की मांग कर रहे थे तो उसमें वर्तमान झारखंड के भूभाग के अलावा पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया जिले और ओडिशा के मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर, मध्य प्रदेश के सरगुजा और जसपुर जिले भी शामिल थे। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हमें सिर्फ दक्षिण बिहार का हिस्सा ही मिला। उन्होंने कहा कि सरगुजा और जसपुर को छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया है, लेकिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आदिवासी मूलवासी इलाकों में शोषण और असमानता अभी भी बरकरार है। ऐसे में जेएमएम अब नई रणनीति के साथ पश्चिम बंगाल के 4 और ओडिशा के 3 जिलों में आंदोलन शुरू करेगा। पश्चिम बंगाल के झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया तथा ओडिशा के मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर को मिलाकर ऑटोनॉमस काउंसिल बनाने की मांग को लेकर झामुमो आंदोलन शुरू करेगा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वृहद झारखंड के सपने को पूरा करने की दिशा में पहला पड़ाव झारखंडी और आदिवासी मूलवासी संस्कृति से मिलते जुलते इन दोनों राज्यों के जिलों में ऑटोनॉमस काउंसिल का गठन करना होगा। झारखंड में अब बिना रिश्वत के होगा काम। झारखंड में अब रिश्वत लेने वाले अधिकारियों की खैर नहीं है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आम लोगों से यह अपील की है कि वह भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों की शिकायत करें। पीड़ित का नाम गुप्त रखकर भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के वैसे सरकारी दफ्तर जहां रिश्वत लेने देने की आशंका होती है, उन तमाम दफ्तरों में एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन बोर्ड लगाए जाएंगे। अगले 1 सप्ताह के भीतर हेल्पलाइन बोर्ड दफ्तर में लगा दिए जाएंगे। बोर्ड पर हेल्पलाइन नंबर लिखा रहेगा जिस पर आम लोग रिश्वतखोरी की शिकायत कर पाएंगे। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि कोई भी आम इंसान घूसखोर की जानकारी बिना किसी डर के फोन पर दे सकता है। इसके लिए 94 31 10 56 78 या 06 51 27 10 001 या 10 67 पर कॉल कर शिकायत की जा सकती है। झारखंड के डीजीपी ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर पर शिकायतें बहुत आती हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के लिए कोई सामने नहीं आता। ऐसे में जरूरी है कि लोग सिर्फ शिकायत न करें, बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़वाने के लिए सामने आए। सूचना देने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से पर्दे के पीछे रखा जाएगा। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि आम लोग न सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा रिश्वत मांगने की सूचना दें, बल्कि अगर उनके यह जानकारी में यह बात है कि अमुक अधिकारी ने रिश्वत के पैसे से काफी मात्रा में अवैध संपत्ति इकट्ठा की है, तो वह उसकी भी जानकारी दें। डीजीपी ने बताया कि झारखंड में एंटी करप्शन ब्यूरो के 5 थाने हैं। किसी भी थाने में पीड़ित आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सितम ढा रही शीतलहरी, कंपा रहा झारखंड। कांके का पारा 3.3
3 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरा झारखंड शीतलहर से कंपा रहा है। ठंडी हवाएं कहर बरपा रही हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे तक ठंड से किसी भी तरह की राहत मिलने की संभावना नहीं है। शनिवार को भी सुबह में धुंध और कोहरा छाया रह सकता है। जमशेदपुर और डाल्टनगंज में भी सुबह कोहरा छाया रहेगा। बादल भी छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर झारखंड में भी दिख रहा है। हवाओं ने झारखंड में ठंड बढ़ा दी है। राजधानी रांची के कांके में पारा लुढ़ककर 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। वहीं खूंटी का न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से अगले 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि हो सकती है। अगले 24 घंटे में कहां कितना रहेगा तापमान, तो रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। जमशेदपुर का उच्चतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड अनुमान है। डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।